गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए कहा कि नाम से सम्मान जुड़ा है। आगे उन्होंने कहा कि ये वही लोग देख पाते हैं जो अपने से पीछे रह गए लोगों की अंगुली पकड़कर उसे संवेदना से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। मान्यवर कश्मीर के लिए एक प्रकार से 3 युद्ध हुए। 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया। इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में और 5,460 परिवार देश भर में फैल गए। वो पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए और कुल मिलाकर 48, 65 और 71 ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है। ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे थे। जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। कम आंकने की प्रयास भी किया। किसी ने कहा कि पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है, वो जरूर देखना। वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं। मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए,
और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार। राजस्थान का चुनाव खत्म हो चुका है और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत भी दर्ज कर ली है, जिसके बाद अब सीएम के चेहरे को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। बीजेपी में मुख्यमंत्री के लिए मंथन हो रहा है। राजस्थान की बात करें तो यहां महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, जिनको नजरअंदाज करना मुश्किल है। राजस्थान में बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बहुत तेजी से बढ़ी। पार्टी ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही थी। बीजेपी ने इस बार किसी नेता को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था। अब सवाल ये है कि सत्ता में आने के बाद कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। पार्टी के सूत्रों की माने तो राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। वसुंधरा का कद राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत के मुकाबले बड़ा है। राजनीति के अनुभव की बात करें तो वसुंधरा राजे भी राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अटल सरकार में देश की पहली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री रह चुकी हैं। फिलहाल वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सियासत का लंबा अनुभव। 70 साल की वसुंधरा राजे के पास सियासत का लंबा अनुभव है। साल 1984 में वसुंधरा राजे ने सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से अपनी करियर का आगाज किया। 1985 में पहली बार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई और फिर उसके बाद अपने राजनीतिक जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में वसुंधरा राजे पहली बार झालावाड़ सीट से लोकसभा पहुंची और 2003 तक अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार में कई मंत्रालय का कार्यभार संभाला। साल 2003 में वसुंधरा राजे की राजस्थान की राजनीति में वापसी होती है और फिर पिछले 20 सालों से महारानी सूबे की राजनीति में सक्रिय है। कर्नाटक चुनाव में येदियुरप्पा को दरकिनार करने का खामियाजा पार्टी को बड़ी हार के रूप में भुगतना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राजस्थान में वसुंधरा जैसे बड़ी जनाधार वाली नेता की नाराजगी का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। गहलोत के मुकाबले की नेता। राजस्थान में अशोक गहलोत के मुकाबले का बीजेपी में कोई नेता है तो वो वसुंधरा राजे है। साल 2003 के बाद से राजस्थान की राजनीति इन्हीं 2 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। वसुंधरा राजे बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता भी रही हैं। चुनाव से पहले सर्वे में 36% लोगों ने वसुंधरा को सीएम पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया था। जमीनी नेता वसुंधरा। वसुंधरा राजे की इमेज जमीनी नेता की है। वसुंधरा कार्यकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। लंबे समय से सियासत में सक्रिय वसुंधरा की संगठन में मजबूत पकड़ मानी जाती है। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के लिए 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की संगठन शक्ति और कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ को श्रेय दिया जाता है। यही वजह है कि बीजेपी में साल 2003 से राजस्थान के सांगठनिक नियुक्तियों में उनकी पसंद का ख्याल रखा जाता है। चुनावी साल में जब पार्टी के नेता कई परिवर्तन यात्रा कर रहे थे और भीड़ नहीं जुट पा रही थी तो इसके पीछे वसुंधरा की दूरी की चर्चा तेज हो गई थी। वोट बैंक की ताकत। वसुंधरा राजे की एक बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की थी। उनके पक्ष में एक चीज ये चली जाती है कि एक तो उनका महिला नेता होना, दूसरा उनकी योजनाएं। ये दोनों मिलकर जाति धर्म की भावना से ऊपर उठकर आधी आबादी का एक अलग से वोट बैंक सेट करती हैं। महिला वोट बैंक में मजबूत पकड़ होने के बावजूद अलग अलग जातियों में भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। राजपूत, जाट, गुज्जर और आदिवासी जातियों में
वसुंधरा बेहद लोकप्रिय है। साफ है वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति से इस तरह से वाकिफ है जिस तरह अध्यापक अपने शिष्य से वाकिफ होता है। वसुंधरा राजे राजस्थान विधानसभा की 60 सीटों पर सीधा प्रभाव डालती हैं और 199 सीटों पर समीकरण बनाना बिगाड़ना भी जानती है। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क लेगी लगता तो मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हिंदी पट्टी के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इस हार के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने सदन में एक गोमूत्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे विवाद खड़ा हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। That the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. सुना आपने, क्या कुछ कह रहे हैं ये माननीय सांसद महोदय। महोदय कह रहे हैं कि बीजेपी की ताकत मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों या जिन्हें हम गोमूत्र राज्य कहते हैं वहां चुनाव जीतने में है। आप दक्षिण भारत में नहीं जीत सकते। और यह आपत्तिजनक बयान माननीय सांसद महोदय सर्वोच्च सदन में दे रहे हैं। सदन की गरिमा को भी तार तार करते हुए बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल महोदय का नाम डीएनवी सेंथिल कुमार है, जो डीएमके के सांसद हैं और डीएमके इंडिया गठबंधन की पार्टी है। विधानसभा चुनाव के दौरान 3 राज्यों में मिली करारी शिकस्त की बौखलाहट में सांसद साहब सदन की गरिमा को तार तार करते हुए बीजेपी पर यह हमला बोल दिए कि जिस कारण एक कहावत इंडिया गठबंधन के नेताओं पर इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठ रही है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हार की चोट से करा रहे गठबंधन के नेता इस कदर बौखलाए हुए हैं कि वो भूल गए हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने अपने सोचने समझने की शक्ति का लगता है जैसे त्याग कर दिया है। तभी तो अजीबोगरीब तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और बयानबाजी कहां कर रहे हैं, सुनिए एक बार फिर से क्या कहा डीएनवी सेंथिल कुमार ने। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana. इस बयान के बाद बीजेपी के नेता कहां चुप रहने वाले थे। लिहाजा बीजेपी नेताओं ने इस मामले में डीएमके सांसद और गठबंधन के नेताओं को भी जमकर लताड़ लगाई। एनडीए सांसदों ने इसको लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया और डीएमके सांसद से माफी मांगने की बात कही। ये कभी सनातन संस्कृति के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से कि आप देश तोड़ना चाहते हो क्या? और ऐसा बयान देने के बाद आप माफी भी नहीं मांगोगे, चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे हाउस में, और हमें धमकाओगे भी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते और आप कुछ भी बोलते जा रहे हो। ये देश एक है, एक रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और जो विपक्ष के कुछ साथी, आईएनडीए के साथी, इस देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये साजिश में बिल्कुल विफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सांसद यहां आपके समक्ष आए हैं कि उनको माफी मांगने में क्या तकलीफ है, और अगर वो माफी नहीं मांग रहे हैं तो हमें लगता है कि राहुल गांधी जी भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है डीएमके के स्टालिन भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है केरल के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं। इतना बड़ा बयान देने के बाद, वो भी लोकसभा के फ्लोर के बाद, और माफी भी नहीं मांगना, चोरी और सीना चोरी, ये हम आपको बताने आए को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। जिस शंकराचार्य ने पूरे देश को
वो भी दक्षिण भारत के थे, उन्होंने एक किया। आज उस पर दबाव बना रहे हैं माफी मांगने के लिए। इसका मतलब ये है कि जब स्टालिन के लड़कों ने सनातन को समाप्त करने के लिए कहा था, तो ये इनकी सहमति थी। भूले नहीं, हम गौ को और गौ माता को और गौ माता के मूत्र को भी हम सम्मान करते हैं, पूजते हैं, मुझे इसका फक्र है। लेकिन सनातन को जो समाप्त करने की कोशिश करेगा वही समाप्त हो जाएगा। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ऐसी हल्की बयान न दे। तो वहीं दूसरी तरफ इस बयान पर कांग्रेस ने भी खुद को पीछे खींचते हुए डीएमके सांसद की निंदा की है और इसको उनका निजी बयान करार दिया है। देखिए, वो अपनी बात है। मैं इस बार गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना। हम गौ माता बोलते तो हैं। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है। पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे, तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। स्वागत है। इस तरह की बयानबाजी से क्या शो करना चाहते हैं? क्या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं? ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो सांसद महोदय बैकफुट पर आ गए और अपने इस बयान पर फिर से सांसद में सार्वजनिक माफी मांगी। Speaker sir, the statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. Thank you. बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से देश में सनातन पर आघात का मामला उठा दिया है और चुनाव पर सनातन के बाद शांत सियासी फिजाओं को दहका दिया है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर खुद को पीछे खींचते हुए इसे डीएमके सांसद का निजी बयान करार दिया है। सवाल ये भी कि क्या हर बार सनातन पर आघात करके फिर माफी मांग लेने से सब सही हो जाएगा? आखिर कब तक ये राजनेता यूं ही सनातन पर आघात करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। That the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।